हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज हम जेएसआर बायोलॉजी की तरफ से हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो पादप श्वसन से संबंधित है। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं एंटेनर ड्यूरेरोफ पथ के बारे में। ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि पौधों में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पथ पाए जाते हैं जिनमें कम पदों में ही अत्यधिक ऊर्जा निष्कासित होती है, जैसे कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पथ, जिसे हम ट्रिपल पी के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त एक और पथ होता है जो कुछ जीवाणुओं में देखा जाता है, इसे हम एंटेनर ड्यूरेरोफ पथ कहते हैं, जो दोनों साइंटिस्ट के नाम पर आधारित है। ये क्या है, आइए देखते हैं कि कुछ पौधों में ग्लाइकोलाइसिस के समान ही कोशिका द्रव में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का भी अंतिम उत्पाद माना जाता है। परंतु ग्लाइकोलाइसिस की तुलना में इसके जो मध्यवर्ती उत्पाद है, मतलब उसके बीच में बने वाले उत्पाद, वो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया से भिन्न होते हैं। इसीलिए इसको अलग से अध्ययन किया जाता है और ये कुछ ही जीवाणुओं में देखा गया है, जैसे कि स्यूडोमोनास। ठीक है, तो एंटेनर ड्यूरेरोफ पथ ग्लाइकोलाइसिस का ही समानुवर्ती है, जो पायरुविक अम्ल के निर्माण को दर्शाता है, लेकिन एक भिन्न तरीके से। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा। अगला टॉपिक है श्वसन की प्रकृति। श्वसन क्या क्रिया है, ध्यान दीजिए। श्वसन में वैसे तो हम पढ़ते हैं श्वसन एक प्रकार की ऑक्सीकरण क्रिया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के श्वसन ईंधन पदार्थों का विघटन होकर के ऊर्जा प्राप्त की जाती है। परंतु अगर रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो श्वसन एक प्रकार की उभयचय अभिक्रिया है। अर्थात उभयचय में हम शब्द को अगर तोड़ें तो एक तो अपचय आता है और एक आता है उपचय। अर्थात इसमें अपचय और उपचय दोनों ही क्रियाएं दर्शाई जाती हैं। अपचय का अर्थ है जिस क्रिया में विखंडन का कार्य होता है, अर्थात पदार्थ टूटते हैं, उसे अपचय कहते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। और जिसमें संश्लेषण होता है, अर्थात पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम उपचय कहते हैं। अर्थात जैसे पदार्थ बनते हैं और ऊर्जा संचित की जाती है, उसे संश्लेषण कहते हैं। और ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें दोनों ही साथ दिखाई दें, एक साथ संपन्न हो, तो उसे उभयचय क्रिया या इंग्लिश में एम्फीबोलिक पथ कहते हैं। यानी श्वसन एक प्रकार की एम्फीबोलिक क्रिया है, इसमें दोनों क्रियाएं एक साथ दर्शाई जाती हैं। ठीक है, आइए देखिए किस प्रकार से। प्रारंभिक रूप से हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज अंश का जब विघटन होता है तो ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज जो है ऊर्जा का सरल रूप है। आइए देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है उसका सरल पदार्थ है ग्लूकोज, जो हमारी कोशिकाओं में आसानी से ग्रहण किया जाता है। तो ग्लूकोज से ही हमारे ऊर्जा की प्राप्ति की शुरुआत होती है। कैसे, देखिए, ग्लूकोज का सर्वप्रथम विघटन ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत होता है और यह क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है और उत्पाद के रूप में इसमें पायरुविक अम्ल के 2 अणु हमें प्राप्त होते हैं, 2 अणु। ठीक है, जो फिर आगे एक CO2 का निष्कासन करता है और एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है, जो कि 2 कार्बन युक्त है। जबकि हम पढ़ते हैं जो पायरुविक अम्ल है वो 3 कार्बन युक्त पदार्थ है। ठीक है, कैसा है, 3 कार्बन युक्त पदार्थ है। इसमें एक CO2 निकल जाता है तो 2 CO बनता है, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो पायरुविक अम्ल, उसके बाद योजिक कड़ी आती है, इसमें एसिटाइल एंजाइम का निर्माण होता है। उसके बाद क्रेब्स चक्र चालू होता है और अंत में अपचयन कार्यशक्ति के रूप में NADH2 3 और 1 FADH2 का निर्माण होता है, जिनका वापस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंतर्गत ऑक्सीकरण किया जाता है और उससे ATP बनती है, जैसा हम पढ़ चुके हैं। लेकिन एम्फीबोलिक अर्थ क्या है कि इसमें वसा का और प्रोटीन का उपयोग श्वसन ईंधन के रूप में किया जाता है। तो वसा के विघटन से ग्लिसरॉल और वस्यम प्राप्त होते हैं, और जबकि प्रोटीन के विघटन से आपको अमीनो अम्ल प्राप्त होता है, जो कि प्रोटीन की सरल इकाई मानी जाती है। यदि अमीनो अम्ल का विअमीनीकरण किया जाए तो उससे पायरुविक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर अमीनो अम्ल क्या हुआ, एक मध्यवर्ती उत्पाद हो गया। तो प्रोटीन के द्वारा निर्मित जो अमीनो अम्ल है, उस अमीनो अम्ल को विअमीनीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल में बदल करके क्रेब्स चक्र में शामिल किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से वसा के अपघटन से हमें ग्लिसरॉल और वस्यम प्राप्त होता है। तो ग्लिसरॉल को ऑक्सीकरण द्वारा पहले अपचयन द्वारा PGL में, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, उसके बाद ऑक्सीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल बदल सकते हैं। तो यहाँ पे PGL क्या है, ग्लिसरॉल के साथ साथ एक मध्यवर्ती उत्पाद है जो बीच में बनता है। इसी प्रकार जो दूसरा उत्पाद है वस्यम, उसको भी बीटा ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम में बदला जाता है और इस प्रकार हम वसा और प्रोटीन को भी क्रेब्स चक्र में शामिल
कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एम्फीबोलिक बोला गया है कि जो बनने वाले उत्पाद हैं, मध्यवर्ती उत्पाद हैं, वो ऊर्जा देने का काम करते हैं। कब? जब ग्लूकोज एब्सेंट होता है। अगर ग्लूकोज की अनुपस्थिति में वसा और प्रोटीन से ही ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, आइए स्टूडेंट अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है श्वसन गुणांक, जिसे हम अंग्रेजी में आरक्यू या रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट के नाम से जानते हैं। आरक्यू क्या है? आरक्यू एक प्रकार का अनुपात है जो श्वसन में छोड़ी गई CO2 के आयतन और श्वसन में ली गई O2 के आयतन के मध्य अनुपात को दर्शाता है, तो जिसे हम श्वसन गुणांक कहते हैं। श्वसन गुणांक का आकलन कैसे करते हैं? देखिए, गणना करने के लिए कहते हैं, माना कि कार्बोहाइड्रेट का निकालना है तो कहेंगे कि ग्लूकोज C6H12O6 6 अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में 6 अणु CO2 और 6 अणु जल का निकास का अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन करता है, जैसा कि हम जानते हैं। यदि हमें इसका आरक्यू निकालना तो क्या करेंगे? तो आरक्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? आरक्यू बराबर, तो जो श्वसन में निकली गई निकास गैसें कौन सी है? CO2 है, उसको ऊपर लिख देंगे 6 CO2, और श्वसन में ली गई जो है 6 O2 नीचे लिख देंगे, तो दोनों में हमके 6/6 करके 1 आ जाता है। तो कहते हैं श्वसन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करने पर श्वसन गुणांक 1 आता है, जो उसके संतुलन को दर्शाता है। जिसमें 1 आता है उसका संतुलन निश्चित होता है और वो क्रिया सही मानी जाती है। ठीक है, जिससे दोनों गैसों का अनुपात वातावरण में सही रहता है। ठीक है, अब बाकी के लिए निकालें तो लिपिड के और प्रोटीन के लिए निकालने पर हम पाते हैं कि इनका श्वसन गुणांक 1 से कम आता है। जैसे कि प्रोटीन के लिए आता है लगभग 0.7 और लिपिड के लिए आता है 0.9। अगला हम देखें कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए, तो इसका जो श्वसन गुणांक है वो 1 से अधिक आता है, लगभग 4 तक आता है। ठीक है, इसी प्रकार जो मांसल पौधे होते हैं, जैसे कि कैम्प पादप किसे कहते हैं? क्रेजुलिन पादप, जिनका जो रात्रि में रंध्रों को खोल करके समस्त CO2 का संग्रह कर लेते हैं, तो उनके श्वसन क्रिया में चूँकि ऑक्सीजन का उपयोग तो होता है, लेकिन CO2 का निष्कासन नहीं होने के कारण CO2 नहीं निकलती, इसलिए उनका जो श्वसन गुणांक है वो 0 आता है। ठीक है, कारण क्या है? CO2 का निष्कासन नहीं होता। अवायु श्वसन होता है उसमें उल्टा है, उसका अनंत जो श्वसन गुणांक है वो अनंत आता है, मतलब इन्फिनिटी शो किया जाता है। ठीक है, इसका कारण ये है कि इसमें CO2 तो निकास होती है, लेकिन O2 का प्रयोग नहीं किया जाता। जहाँ O2 का प्रयोग नहीं होता वहाँ तो अनंत आता है, और जहाँ CO2 का निकास नहीं होता वहाँ 0 आता है। ठीक है, तो आज के लिए टॉपिक में इतना ही रहेगा बेटा। हम आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो आपको ये वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने स्टूडेंट्स को, साथी टीचरों को, स्टूडेंट को बताइए। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।